आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टडीइंग हार्ड। कल मैंने आपसे कुछ पॉइंट शेयर किए थे जो मुझे लगता था कोई नॉर्मली शेयर नहीं करता, बट पता होना चाहिए हर उस बच्चे को जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। आज हम लोग बात करेंगे कौन सी बुक किस टाइम पे करनी चाहिए, किस तरीके से हमें बुक सॉल्व करनी चाहिए, कब कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए, क्या राइट टाइम होता है नोट्स पढ़ने का, मॉड्यूल सॉल्व करने का, एनसीईआरटी पढ़ने का या फिर पीवाईक्यूज करने का। हर बच्चे का ये क्वेश्चन रहता है और वो बार बार स्विच करता रहता है अपने सॉल्विंग मटेरियल। हर बुक करने का एक प्रॉपर टाइम होता है, जैसे हर स्टेप एक बहुत इम्पोर्टेंस देता है हमारी जर्नी में, उसी तरह हर बुक एक स्टेप बनती है हमारी जर्नी में। आज मैं अपनी वीडियो में बात करूंगी 3 टाइप के बच्चों के बारे में। 3 टाइप कौन से हैं? पहले, जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, सब चीज परफेक्ट है। दूसरे बच्चे जिनका एक सब्जेक्ट में बैकलॉग है 2 से 3 चैप्टर या उससे ज्यादा चैप्टर का। तीसरे बच्चे वो आ जाते हैं जिनका हर सब्जेक्ट में बैकलॉग होगा, क्योंकि नीट प्रिपरेशन जर्नी में या फिर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लें, हर बच्चे का कुछ ना कुछ बैकलॉग हो जाता है। इंटेंशनली नहीं, पर ये एक रियलिटी है, हर बच्चे का कुछ ना कुछ बैकलॉग होता है। फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारी वो बच्चे जिनका कोई भी बैकलॉग नहीं है, परफेक्टली फाइन है। तो उन बच्चों को सबसे पहले नोट्स करने चाहिए, देन मॉड्यूल, देन पीवाईक्यू एंड देन एनसीईआरटी। ये प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको बताया है, तो कुछ ना कुछ सोच के बताया होगा। तो हर स्टेप करने का क्या रीजन है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। सबसे पहले मैंने नोट्स क्यों बोला, क्योंकि हर फिजिक्स टीचर अपने नोट्स में हर वो क्वेश्चन इन्वॉल्व कराता है जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो बेसिक लेवल का हो, एडवांस लेवल का हो। वो बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन एक आर्क में कवर कराने की कोशिश करता है। अब हमने नोट्स रिवाइज किए, उसका हमें बेनिफिट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ, क्वेश्चन करने का तरीका पता चला कि हमें बेसिक क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो हमें कैसे स्टार्ट करना है। हमारे ये 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस बहुत हैं कि हम नोट सबसे पहले करते हैं। उसके बाद आते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल मैंने क्यों बोले? हर बच्चे के पास किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल होंगे और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल में हर टॉपिक के सारे क्वेश्चन सभी एंगल से कवर करता है, जो एंगल एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाते हुए रखता है। तो मॉड्यूल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है ये क्वेश्चन या ये टॉपिक काफी इजी है और हम उसके सिर्फ कुछ क्वेश्चंस कर छोड़ देते हैं। बट जब वो क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा मॉडिफाई होके या लैंग्वेज चेंज होके आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। फिर जब हम उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो हमें पता चलता है, अरे ये टॉपिक तो वो था जो हम इजी सोचे। इसीलिए मॉड्यूल सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आप लोगों को कोई भी स्टैंडर्ड बुक इसीलिए सजेस्ट नहीं की क्योंकि हर स्टैंडर्ड बुक में जेईई के क्वेश्चंस भी प्रेजेंट होते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि जेईई क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट आप जिस चीज का एग्जाम दे रहे हो उस एंगल के या उस सर्कल के सारे क्वेश्चंस तो कवर करो। इसीलिए मैंने कोई भी ऐसी स्टैंडर्ड बुक नहीं बोली। नेक्स्ट स्टेप हमारा था दैट इज पीवाईक्यू। आपने नोट्स कर लिए, मॉड्यूल कर लिया, आपको हर टॉपिक के हर क्वेश्चन का एंगल पता चल गया कि इस एंगल से ये क्वेश्चन मॉडिफाई हो सकता है। अब आप अगर पीवाईक्यू करते हो, उसमें ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं फर्स्ट 2 स्टेप्स में, तो आपको पीवाईक्यूज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन आते हैं हम एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है? एट लास्ट पेपर तो एनसीईआरटी से ही आना है, तो एक बार एनसीईआरटी रिव्यू करना जरूरी है। एनसीईआरटी रिव्यू करने का मतलब है सारे पॉइंट्स उसमें से नोट डाउन कर लेना एक अलग जगह थ्योरी के, बिकॉज बार बार एनसीईआरटी पढ़ना वो हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। हर बच्चे के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी इतना इलेबोरेट करके एक चीज पढ़ाती है और एंड में आके काफी कंफ्यूजिंग जगह उसे छोड़ देती है।
जो हर बच्चा नहीं समझ पाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक ही बार एनसीईआरटी पढ़ें, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक साइड में लिख लें आप। वो आपके लास्ट टाइम पे शॉर्ट नोट्स की तरह काम आएंगे फॉर थ्योरी। आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दिया होता है पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी करके, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे असर्शन रीजंस वहीं से आते हैं। तो एक ट्रिक आपके लिए ये भी थी कि आप पॉइंट्स टू पॉन्डर पे भी ध्यान दें। नेक्स्ट आते हैं हम फिर एनसीईआरटी के जो हमारे बैक एक्सरसाइज के या इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो हमें सॉल्व करने चाहिए या नहीं। हमें उन्हें सॉल्व करना चाहिए पर थ्योरेटिकली किस तरीके से। अब आप बोलोगे दीदी आप बता रहे हो कि हम न्यूमेरिकल थ्योरेटिकली सॉल्व करें, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो मैं ये बात बता रही हूँ आपको कि जो वो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो एनसीईआरटी में काफी स्पेसिफिकली पॉइंट वाइज आंसर लिखा होता है, बट हमारे नीट एग्जाम में उतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं आती, बिकॉज वहाँ पर हर एक क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम हमें अलॉट करना होता है। इसीलिए आप एनसीईआरटी के जितने भी इंटेक्स्ट या एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं उन्हें एक बार देख लें, उन्हें एक बार सॉल्व कर लें। दैट इज सॉल्व करना कैसे कि फॉर्मूला लिख लें, हम जो हमें गिवन है हम उस फॉर्मूले में पुट कर लें, और जो आंसर है वो हमें आता है नहीं आता है एक बार वो पता कर लें। सो फर्स्ट कैटेगरी यहीं पे खत्म होती है। अब हम सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, दैट इज जो बच्चे जिनका फिजिक्स में एक या एक से ज्यादा है हम उस फॉर्मूले में पुट कर लें, और जो आंसर है वो हमें आता है नहीं आता है एक बार वो पता कर लें। सो फर्स्ट कैटेगरी यहीं पे खत्म होती है। अब हम सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, दैट इज जो बच्चे जिनका फिजिक्स में एक या एक से ज्यादा चैप्टर का बैकलॉग है या फिर उससे भी ज्यादा बैकलॉग, मतलब चैप्टर्स का बैकलॉग है, नॉट दैट कि 2 सब्जेक्ट का या फिर काफी सारे सब्जेक्ट का बैकलॉग। उन बच्चों को प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? उन्हें सबसे पहले नोट्स सॉल्व करने चाहिए, नोट्स में जितने क्वेश्चन हैं उन्हें देखना चाहिए, मॉड्यूल करने चाहिए और पीवाईक्यू करने चाहिए। सबसे पहले ये उनका मेन चीज होना चाहिए। पीवाईक्यू करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज करते हैं या फिर आपके जो मॉड्यूल में पीवाईक्यूज दिए होते हैं वो यूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक बुक का रिव्यू शेयर करना चाहूंगी। मुझे पर्सनली अपनी जर्नी में वो बुक काफी अच्छी लगी थी, बिकॉज उसके नीचे एनसीईआरटी पेज नंबर दिया हुआ है। अगर आपका बैकलॉग है तो आप वहां से एनसीईआरटी पेज नंबर देखकर उस पेज पे जाके उस कॉन्सेप्ट को फटाफट गो थ्रू कर सकते हैं। सो मैं आपको वो बुक एट द एंड ऑफ वीडियो जरूर दिखाऊंगी। तो हमारी सेकंड कैटेगरी यहीं खत्म होती है। अब हम थर्ड कैटेगरी के बच्चों के बारे में बात करेंगे, दैट इज जिन बच्चों का 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में बैकलॉग होगा। उन लोगों को काफी प्रॉब्लम आ रही होगी इस बात के लिए कि हम लोग क्या करें और क्या ना करें। सो ये आपके लिए एक पाथ हो सकता है जिस पे आप चल के अपना बैकलॉग भी कवर कर सकते हैं और अपना हर काम अप टू डेट रख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग फिजिक्स के लिए तो अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए। नोट्स कंप्लीट करना मतलब हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट लिखना अपने पास, हर टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस, सभी बेसिक लेवल के भी और एडवांस लेवल के। अब हमारे नोट्स कंप्लीट है। नोट्स कंप्लीट होना मतलब हमने एक बार कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लिया है या कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर लिया। अब हमने कॉन्सेप्ट मेमोराइज तो कर लिया, अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से बना देगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, दैट इज पीवाईक्यू सॉल्व करना। पीवाईक्यू सॉल्व करने से हम एग्जामिनर के नजरिए से देख सकते हैं उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को कि वो किस तरीके से क्या क्वेश्चन बनाते उस टॉपिक से। उसके बाद जब आपका इस तरीके से 2-3 सब्जेक्ट का जो भी बैकलॉग है वो भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा कवर होता रहेगा। अब हमारा बैकलॉग भी थोड़ा थोड़ा कवर हो रहा है इसके साथ साथ, तो अब हम मॉड्यूल पे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम मॉड्यूल सॉल्व एक रिवीजन के तौर पे भी कर सकते हैं कि हमने एक दिन बैठ के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज किए, उसके बाद हम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं एज अ टेस्ट उस चैप्टर का या उस टॉपिक का। वो भी काफी अच्छा तरीका है अपने मॉड्यूल्स को भी कंप्लीट करने का। साथ के साथ जिस बुक के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, कौन सी बुक है वो, लेट मी शो यू।
मैं आपसे बात कर रही थी, ये बुक काफ़ी यूज़फुल है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बुक में किस तरीके से NCERT मार्किंग्स भी हैं और आप किस टॉपिक को कितना टाइम दें, इसमें वो चीज़ भी आपके लिए और इजी कर दी गई है। लेट मी शो यू।